हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारी सीरीज चलाई जा रही थी बिहार स्पेशल के लिए, जो आने वाले 66 बीपीएससी और बीपीएसएससी और बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है मेंस, इन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बिहार स्पेशल एक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी इसके 2 और वीडियो आ गए हैं, जहां पर हमने इसके प्रारंभिक स्रोत और महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म से सभी संबंधित प्रश्न को जाना था। आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा, जहां पर हम लोग आज जानेंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ और क्यूज कराए जाते हैं। ग्रुप में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं, उन सभी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको सही समय पे सही और क्विकली अन्य सभी नोटिफिकेशन आपको दिया जा सके। चलिए शुरू करेंगे आज हम लोग एक नए चैप्टर को। आज का चैप्टर अपना होगा मगध साम्राज्य का उत्थान। पहला चैप्टर है मगध साम्राज्य का उत्थान। इससे पहले महाजनपद, बौद्ध, जैन, प्राचीन बिहार, इन सभी चैप्टर को किए गए हैं, उसे एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। बात करेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान में पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसको? प्राचीन भारत में जो बिहार और साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई वह हुई थी मगध साम्राज्य से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, मगध राज्य की राजधानी, आरंभिक राजधानी थी। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर या राजगिरी। राजगिरी जो है यह राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई है। तीसरा प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का और पुराणों के अनुसार जो मगध का प्रथम राजवंश था वह थी बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जो है जरासंध के पिता बृहद्रथ ने आरंभ किया था। आगे चौथा प्रश्न, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ तथा जरासंध। पांचवा प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक। छठा प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध था हर्यक वंश से। बिंबिसार को श्रोणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का एक मित्र भी हुआ करता था। हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु को मार करके उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा था। आगे सातवां प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है बिंबिसार के शासनकाल से, यानी कि हर्यक वंश से। अगला प्रश्न 8 नंबर, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार जो है वह पंजाब की जो खेमा थी उससे, चेलना जो वज्जी की थी और कोसला देवी, इन सभी से वह विवाह संबंध करके अपना साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल की देवी कौशल से खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। नौवां प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने जीता था अंगराज को। 10वां प्रश्न, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु का काल था 493 से 461 ईसा पूर्व, और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। 11वां प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी?
यह की गई थी अजात शत्रु के द्वारा। 12वां प्रश्न, बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। यह था बज्जी संघ के लिच्छवियों को समाप्त करने वाला अजात शत्रु। 13वां प्रश्न, अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। आम्रपाली का संबंध था वैशाली से। अगला प्रश्न 14 नंबर, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग अजात शत्रु ने सर्वप्रथम किया था लिच्छवी गणराज्य के खिलाफ। 15वां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। यह हुई थी ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। 16वां प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदयीन द्वारा। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है और उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 17वां प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उदयीन ने बनाया था। 18वां प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। आगे 19वां प्रश्न, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्यक वंश के बाद हुई थी शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने ही सर्वप्रथम हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज या राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। यह था शिशुनाग। शिशुनाग ने राजगीर और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने पहले राजगीर से शिशुनाग गया, वैशाली गया और वैशाली से पुनः राजगीर, दोनों जगह पे अपनी राजधानी को बनाकर रखा। 21वां प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। यह था कालाशोक। कालाशोक जिसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, क्योंकि ये शिशुनाग जो था इसने राजगीर से वैशाली को राजधानी बनाया था। तब कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई और परमानेंट राजधानी फिर से पाटलिपुत्र ही कहलाई। कालाशोक को काकवर्ण की उपाधि से भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के काल में 483 ईस्वी के पूर्व में हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगीति 3 बौद्ध संगीति हुई थी 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिनमें पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक ने किया था। 23वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी वैशाली में और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में और यह हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में और यह वैशाली में की गई, जिसके अध्यक्ष थे सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है 24वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता सवा कमीर या सवा कामी द्वारा की गई थी। 25वां प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की जो पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को प्राप्त बताया गया है। 26वां प्रश्न, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा जाता है। यह सभी उपाधि धारण की थी महापद्मनंद। एक छत्र एक राट की उपाधि भी महापद्मनंद को जाता है। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 27वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद। आगे 28वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के काल में हुई थी और यह हुई थी राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप।
29वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर या गिरिब्रज में। 30वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था पद्मनंद ने। 32वां, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन माना जाता है धनानंद। धनानंद के समय ही मगध पर शासक था, मगध पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया था उदयन। पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन के किनारे बसा हुआ है। 34वां प्रश्न, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यह किया था वैशाली के वृज्जियों के विरुद्ध। तो ये था हमारा मगध साम्राज्य। अब हम लोग जानेंगे इसी में मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी अन्य तथ्य को और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को जानते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। पांचवा प्रश्न, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। छठा प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब? 311 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व या 305 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था 315 ईस्वी पूर्व में और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सातवां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? यह सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आठवां प्रश्न, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? यह थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और इसी 12 वर्ष के काल में ही जो जैन धर्म था वह दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे। जो भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ मगध को छोड़ करके कर्नाटक चले गए थे और 12 वर्षों बाद जब वह लौट करके आते हैं तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद होती है। तब जा करके जैन धर्म जो है वह दो भागों में बंटती है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे 9वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। 10वां प्रश्न, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। सही आंसर ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इंडिका। इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। 12वां प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद, कहीं कहीं पे दोनों लिखी हुई मिलती है, घनानंद कहीं पे मिलता है, कहीं पे धनानंद मिलता है। तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 14वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त। साथ ही याद रखेंगे अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र से नहीं, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है पॉलिटी से, राजनीति से यह संबंधित है अर्थशास्त्र पुस्तक। 15वां प्रश्न, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। 16वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बना था बिंदुसार।
17वां प्रश्न, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? पिंगलवत्स रहता था बिंदुसार के शासनकाल में। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह महान राजा बनेगा। 18वां प्रश्न, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? अशोक का जो अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, यह मिलती है शिलालेख 13वां शिलालेख में मिलती है। 19वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल था बिंदुसार, तृतीय बौद्ध संगीति का काल था बिंदुसार का, बिंदुसार नहीं, अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी 255 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और स्थान था पाटलिपुत्र। माफ करेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न 20 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस। 21वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 22वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में। कहीं कहीं पर 251 है तो कहीं कहीं पर 255 ईस्वी पूर्व भी है, इसे ध्यान रखेंगे। 255 ईस्वी पूर्व या 251 ईस्वी पूर्व, इसे ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे। आगे है 23 नंबर प्रश्न, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने, और इसका वर्णन मिलता है उसके 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न 24 नंबर, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति की घोषणा करने वाला अशोक 24वें कलिंग युद्ध में उसने अपने मन को बदला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। आगे 25वां, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म जाना जाता है नैतिक आचार संहिता के नाम से। 26वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। 27वां प्रश्न, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? सर्वप्रथम वह बोध गया को गया था। अगला प्रश्न 28 नंबर, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वह बोध गया को गया था। आगे साथ ही अगर देखें तो 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में वह निगाली सागर गया था, निगाली सागर वह 12वें वर्ष में, और 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी को गया था। आगे 29 नंबर, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? स्तंभ लेख जो है यह चंपारण से प्राप्त हुई है। 30वां प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, जिनमें वो नहीं है वह है रूमिंदेई। अन्य सभी लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो कि चंपारण में स्थित है, यह सभी अशोक के शिलालेख हैं। आगे 31वां प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। प्राची प्रदेश की राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र, और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो था वह 5 प्रांतों में वर्णित था। अगर 5 प्रांत की बात करें तो पहला था उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दूसरा था अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली। चौथा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, और पांचवा था प्राची या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ध्यान रखेंगे इसे, कुल 5 प्रांतों में थी उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची या पूर्वी प्रांत। 32वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का।
33वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ? कुम्हरार, पटना में। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। 34वां प्रश्न, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? यह कथन है एरियन का। 35वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने। 36वां प्रश्न, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। और ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ और कर्ण। जबकि एक और गुफा के निर्माण की गई थी अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा। आगे 37 नंबर, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने किया था? गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने, जो कि अशोक का पुत्र नहीं पौत्र था। उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38वां प्रश्न, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना से, और इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39वां प्रश्न, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर, पटना से जैन तीर्थकर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। 40वां प्रश्न, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने। 41वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 42वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। 43वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? जो फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय आया था वह आया था बिंदुसार के शासनकाल में, जो कि डियानीसियस का राजदूत था। 44वां प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? यह था स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को पॉलीब्रोथस कहा जाता था। 45वां प्रश्न, यूनानी दूत डिमोल्फकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार के शासक में। 46वां प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह था भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 47वां प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। और बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक और उसके पौत्र दशरथ, दोनों ने मिलकर। 48वां प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जहां पर तीसरे बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था। 49वां प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज की, और यह वर्णन मिलती है उसकी पुस्तक इंडिका में। 50वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत थी, सही है। करों का बोझ अधिक था, सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, यह भी सही है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के बारे में बात करें तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, यह भी सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, यह भी सही है। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। 52 नंबर प्रश्न, देव नाम में प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने। 53 नंबर, धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म महामात के कार्य होते थे धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय करना। यह सभी सही, ऑप्शन नंबर डी।
54 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन था? राजू के नाम से जाना जाता था राजू के नाम से जाने जाता था वह होती थी साम्राज्य में न्याय करने वाला अधिकारी। यहाँ पर जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। साम्राज्य में जो न्याय का अधिकार करता था वह कहलाता था रज्जुक या राजुक। 55वां प्रश्न, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वान में जो नाम आता है वह है 1, 2 और 3, यानी कि कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष। सही आंसर ऑप्शन डी। 56 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं और राजगीर की सोन भंडार गुफा। इनमें सही आंसर जो है वह है 1, 2 और 3, यानी पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफा, यह जो है मौर्य काल से संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न, अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है? अशोक की धाम नीति की जानकारी यह मिलती है द्वितीय स्तंभलेख में, 7वें शिलालेख में और द्वादश शिलालेख में, यानी कि दूसरा स्तंभलेख, 7वां और 12वीं शिलालेख में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न, बिहार के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वां शिलालेख में दान और धम्म दान के रूप में अंतर बताई गई है 9वां शिलालेख में। 59 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट या प्रांतीय विद्रोह। शामिल नहीं है वह है आर्थिक संकट। इस प्रकार हमारा मौर्य साम्राज्य भी खत्म हुआ। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, एक छोटी सी टॉपिक है, इसमें 10 से 15 प्रश्न होंगे। मौर्योत्तर बिहार को हम लोग इसी में कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद शासक बना शुंग वंश की शासक हुई। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। दूसरा प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक हुआ पुष्यमित्र शुंग और इसका काल था 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा प्रश्न, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? वह है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया। चौथा प्रश्न, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुई थी शुंग वंश के शासनकाल में। पांचवा प्रश्न, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? 185 ईस्वी पूर्व में, जब शासक था पुष्यमित्र शुंग। छठा प्रश्न, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवां प्रश्न, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग के बाद आया कन्नब वंश। कन्नब वंश के संस्थापक थे वसुदेव। कन्नब वंश का शासन रहा 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। आठवां प्रश्न, कन्नब वंश का संस्थापक था, वह था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पर कन्नब वंश की स्थापना की। नौवां प्रश्न, कन्नब वंश की सत्ता समाप्त की किसने? आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न 10वां नंबर, कन्नब वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कन्नब वंश के बाद पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश का शासन था। 11वां प्रश्न, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस शासन स्थान से प्राप्त होते हैं? यह है बोधगया से। 12वां प्रश्न, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ के से अवशेष, अश्वघोष, युद्ध तथा भिक्षापात तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? मगध पर जो शासन किया सबसे पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, तब नंद,
तब मौर्य, तब शुंग, तब कण्व वंश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14 प्रश्न, शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। 15वां, कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 16वां प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में खारवेल ने आक्रमण किया था। 17वां प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध से। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह भी शामिल था। 18वां प्रश्न, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का भी नियंत्रण हो गया था। 19वां प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में। 20वां प्रश्न, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? वह था कनिष्क। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा मौर्योत्तर काल का बिहार भी समाप्त हुआ और आगे है गुप्तकालीन बिहार, जो कि हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। यह हमारा पार्ट 3 हुआ बिहार स्पेशल इतिहास से। जो लोग इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसे भी जाकर के जरूर देख लेंगे। और अगला आएगा गुप्त काल, जो कि हमारा 4था पार्ट होगा। और इसी प्रकार हम लोग पूरे बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद की बुक को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।